गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर सेकंड यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को इस समय सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन क्वालिटी के क्वेश्चन हैं। आपको कई बार एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के ये सवाल नीट में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। तो इन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होने की वजह से इन क्वेश्चनों को आप विद कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझेंगे। तो आइए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो पहला सवाल आपके सामने है कि रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। यानी इन्होंने कहा है कि इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसको डायरेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन के लिए मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं, डायरेक्ट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज द ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी कहलाता है। अब इसके बारे में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखे हैं, जानते हैं। तो स्टेटमेंट ए इन्होंने लिखा है कि द सेल एक्सचेंज O2 और CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेल कभी भी डायरेक्ट एक्सचेंज O2 और CO2 का नहीं करती। अगला है टिश्यू एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द सीलोमिक फ्लूइड। तो टिश्यू भी एक्सचेंज नहीं करता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला स्टेटमेंट है टिश्यू एक्सचेंज O2 और CO2 डायरेक्टली विद एयर आउटसाइड थ्रू द बॉडी सरफेस। तो स्टेटमेंट भी गलत है। अगला स्टेटमेंट है द ट्रैकियल ट्यूब एक्सचेंज। तो मैंने जैसे पहले बताया है कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन है, ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी कहलाता है। तो इसमें ट्रैकियल ट्यूब क्या करती हैं? O2 और CO2 को डायरेक्टली विद द हीमोसील विच देन एक्सचेंज विद द टिश्यू। यानी हीमोसील के अंदर ऑक्सीजन पहले डिसॉल्व होती है और उसके बाद वहां से हीमोसील से टिश्यू एक्सचेंज करता है O2 को। तो स्टेटमेंट आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है रॉन्ग एंट्री इसमें से कौन सी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने लिखा है ह्यूमिडिफाई द एयर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है वार्म अप द एयर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वार्म अप नहीं करता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर एयर का टेम्परेचर लो है तो ये एयर को कहाँ लेके आता है? बॉडी टेम्परेचर पर जरूर लेके आता है। यानी आप कहीं लो टेम्परेचर, लो एरिया में जाते हो जहाँ का एयर का टेम्परेचर अगर कम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फंक्शन तो होता है कि ये क्या करता है? एयर को बॉडी के टेम्परेचर पर लेके आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगला है क्लीन अप द एयर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या करता है? आपकी एयर को क्लीन करता है। यानी जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर और जो म्यूकस है उसका फंक्शन यही है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल उसमें जाता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं और एयर को क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन सफरिंग, हाँ, पर्सन सफर इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट। यानी पंचर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की चेस्ट में पंचर हो गया एक एक्सीडेंट के दौरान, विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स। यानी लेकिन लंग्स को कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो क्या हो सकता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका चेस्ट है, चेस्ट कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी आप लोग जानते हैं कि एक एयर टाइट चेम्बर है। कैसा है? चेस्ट कैविटी एक एयर टाइट चेम्बर है। और अगर इस एयर टाइट चेम्बर में, है ना, अगर एयर टाइट चेम्बर में पंचर हो जाएगा तो क्या होगा? एयर टाइट चेम्बर में पंचर होने की वजह से सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, है ना। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग की वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हार्मफुल टू एनिमल। कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक्सपोजर है ये ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। तो ऐसा क्यों है? तो आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 250 टाइम्स मोर एफिनिटी, यानी ज्यादा एफिनिटी रखती है, टाइम्स मोर एफिनिटी रखती है। तो ज्यादा एफिनिटी होने की वजह से ये क्या करेगी? ये कंबाइंड कर जाएगी Hb के साथ में। और Hb के साथ इसकी जो बाइंडिंग होती है ये स्टेबल होती है, ये भी आपको याद रखना है, ये स्टेबल बाइंडिंग होती है। तो ये आसानी से जो है डिसोसिएट नहीं होगी। तो डिसोसिएट नहीं होगी तो नो फ्री Hb, है ना। जब फ्री Hb नहीं होगा, फ्री हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के बारे में आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन का कैरियर है।
तो ये क्या करेगा, जब ये फ्री नहीं होगा इट रिड्यूस O2 ट्रांसपोर्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ में तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और व्यक्ति को क्या होने लगेगा, सफोकेशन होने लगेगा। ये ध्यान रखना है ना, सफोकेशन होने लगेगा। और एक और चीज याद रखनी है कि जब भी HB कंबाइन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में तो ये क्या बनाती है, कई बार पूछा गया है, इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है हीमोग्लोबिन, यानी जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है। तो ये मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट इसके बारे में लिखे हैं जो कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लिख रहे हैं कि इंस्पिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, इंस्पिरेशन पैसिव प्रोसेस नहीं होती है। आगे लिख रहे हैं इंस्पिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस वाइल एक्सपिरेशन इज ए पैसिव। तो ये स्टेटमेंट आपका ब्रीदिंग के बारे में बिल्कुल सही होगा। जो इंस्पिरेशन है आप लोग जानते हैं एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ब्रीथ सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाई फोर्स्ड इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया है, कब, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। तो दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इज, यानी पहले फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया फिर फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, तो इसको आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं आप वाइटल कैपेसिटी। अब आपको यहां ध्यान देना है कि केवल फोर्सफुल इंस्पिरेशन नहीं है, अगर फोर्सफुल इंस्पायर करके कोई व्यक्ति फोर्सफुल एक्सपायरेशन करता है तब भी ये क्या कहलाएगा, तब भी ये वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी यहां इन्होंने लिखा है कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी पहले उसने फोर्सफुली एयर को बाहर निकाला और फिर फोर्सफुली अंदर लिया, तो इसको आप वाइटल कैपेसिटी कह रहे हो। इसको दोबारा से दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहा है, तो उस वॉल्यूम को क्या कहेंगे, उसको भी आप वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू O2 बाइंडिंग टू HB। यानी जब आपका O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि किस कंडीशन में ऑक्सीजन बाइंड करती है HB के साथ में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, हाइयर pH, स्टेटमेंट सही है। अगला है लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, लो PCO2, ये भी सही है। अगला है हाई PO2, तो ये भी सही है। यानी यह सारे स्टेटमेंट जो भी लिखे हुए हैं ये फेवर करते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द HB। तो एक भी स्टेटमेंट यहां गलत नहीं है, ध्यान रखना है। अगर यहां होता, क्या होता, लो pH होता यहां पे तो होता आंसर, अगर यहां पे हाई टेम्परेचर होता तो वो ऑप्शन हो सकता था सॉरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो लिख रहा है ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है ब्रोंकाई नहीं बनाता है। अगला है एल्विलाई आर हाईली वास्कुलराइज्ड, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डबल लेयर जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसको आप प्लूरा बोलते हो। अगला है द प्लूरल फ्लूइड, ये देखो मीनिंग थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रखना है, प्लूरल फ्लूइड है एक्चुअली, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स। कह रहे हैं कि जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उनके अंदर एक डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी होती है जिसे आप कहते हैं एम्फाइसीमा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, द एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज, तो आपको ये सीधा याद रखना है कि एल्वुलाई की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द ब्रेन। कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सेंटर है हमारे ब्रेन में। वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर कैन रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन, यानी ऐसा कौन सा सेंटर है जो इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर सकता है अपॉन स्टिमुलेशन।
तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ब्रेन में ये जो सेंटर है रेस्पिरेशन का, ये कहाँ होता है? ये होता है मेडुला में। कहाँ होता है? मेडुला में। और मेडुला में वो सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। तो आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है व्हेनेवर HB यानी आपका हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करता है तो ये क्या बनाता है? ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ध्यान रखना, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये कब डिसोसिएट होगा? तो जब ये लो यानी प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होता है, तब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। अगला सवाल है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड। कह रहा है कि ब्रीदिंग के मूवमेंट में अगर आपको एयर के वॉल्यूम को एस्टिमेट करना है कि कितना वॉल्यूम लिया गया है, तो ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको आप बोलते हो स्पायरोमीटर। लेकिन अदर जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं इनके बारे में भी आप लोग जान लो। तो स्टेथोस्कोप जैसे पहला लिखा हुआ है, तो ये हार्ट साउंड के लिए यूज करते हैं आप, है ना, हार्ट साउंड के लिए। वैसे तो बहुत सारी साउंड बॉडी की इससे सुनी जाती हैं, लेकिन आप हार्ट साउंड ही याद रखेंगे। अगला इन्होंने लिखा है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो आप जानते हैं ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है ना, ब्लड प्रेशर के लिए होता है। हाइग्रोमीटर आप लोग जानते हैं जैसा टर्म है, तो ये मॉइस्चर को मेजर करने के लिए यूज होता है ना, मॉइस्चर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज मार्क द करेक्ट। यानी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बीच में क्या करेक्ट है ये बताना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर लिख रहे हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू लगभग 2500 से 3000 के ml के आसपास होती है। लेकिन जब आप इसको ऐड करोगे तो टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml होता है, आप लोग जानते हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है आपका 1000 से 1100 ml के आसपास। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा है वाइटल कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम जैसा मैंने अभी बताया इसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml के आसपास होती है ना। और वाइटल कैपेसिटी में से जब इंस्पिरेटरी इसको घटाओगे तो इतना वॉल्यूम कम मिलने वाला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है टाइडल वॉल्यूम बराबर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी IC और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये बिल्कुल सही है ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा गलत है, तो पहला गलत इसमें है और तीसरा ये गलत है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट ए राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कब होगा? यानी ऑक्सीजन, और आप लोग जानते हैं इस तरीके से हम कर्व जो ड्रॉ करते हैं सिग्मोइड कर्व होता है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग कर्व होता है वो सिग्मोइड होता है। कह रहे हैं राइट शिफ्ट कब होगा? तो राइट शिफ्ट के लिए हाई PCO2 होना चाहिए, आप लोग जानते हैं ना, हाई PCO2 की प्रेजेंस में ये राइट शिफ्ट होता है। और इसी को आप लोग जानते हैं, इसी को हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट, यानी शिफ्टिंग ऑफ, क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू द राइट साइड। यानी जब भी ऑक्सीजन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और HB बाइंड करता है और इसकी राइट शिफ्टिंग होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बोअर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एनिमल विद मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ एनिमल्स का नाम दिया गया है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम दिया गया है, और मैचिंग के टाइप में ये क्वेश्चन है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा सवाल है। कह रहे हैं अर्थवर्म, तो लोग आप जानते हैं कि अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होता है। इंसेक्ट के अंदर आप लोग जानते हैं ट्रैकिया से रेस्पिरेशन होता है, पहले ही बात हो चुकी है। फिशिस में गिल से रेस्पिरेशन होता है। वर्ड्स में आप लोग जानते हैं कि लंग से रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट का ए का फर्स्ट हो जाएगा और बी का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फर्स्ट और बी का फोर्थ, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन है। इस तरीके से ये सॉल्व हो आपका। तो आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए गए थे जो हमने बड़ी अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट में अपना डाउट पूछ सकता है। और जो है इस तरीके से बड़े अच्छे सवाल हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल।